आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन की आर्थिक बहस को एक तरह का थिएटर ऑफ एरर्स यानी गलतियों का राजनीतिक नाटक बताया गया है। ब्रिटेन के कई अखबार जिस तरह ओबीआर मतलब ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ अरब पाउंड के अनुमान को बड़ा घोटाला बताकर हंगामा कर रहे हैं, उसे गार्जियन बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया शोर कहता है। ओबीआर खुद मानता है कि उसके 5 साल पहले अनुमान अक्सर गलत होते हैं। कभी महंगाई चूक जाती है, कभी उत्पादकता और कई बार अप्रत्याशित घटनाएं पूरा हिसाब बिगाड़ देती हैं। ऐसे में 2029 की अर्थव्यवस्था को आज ही तय मान लेना अखबार के मुताबिक गंभीरता का मजाक है। संपादकीय साफ कहता है कि सरकार भी इस नाटक का हिस्सा है। रेशल रीव्स ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी तस्वीर भी सामने नहीं रखी। कीर स्टामर ने ये कहा कि शायद ओबीआर ने लेबर सरकार आने के बाद उत्पादकता का अंदाजा जरूरत से ज्यादा सख्ती से लगाया, जिसे अखबार राजनीतिक बयानबाजी मानता है, तथ्य नहीं। उधर ओबीआर खुद भी मुश्किल में है। उनकी वेबसाइट से बाजार संवेदनशील जानकारी हैक होकर लीक हुई और इसका खामियाजा अध्यक्ष के इस्तीफे के रूप में सामने आया। गार्जियन के मुताबिक असली संघर्ष ये है कि सरकार दो तरह से दबाव में है। एक तरफ बॉन्ड मार्केट जो चाहता है कि 2029 तक सरकार बजट सरप्लस दिखाए ताकि कर्ज कम लगे और बॉन्ड की कीमतें ऊपर रहें। दूसरी तरफ लेबर पार्टी के सांसद जो चाहते हैं कि खर्चा कटे नहीं, कल्याण योजनाएं बची रहें और अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाए। रेशल रीव्स ने बॉन्ड मार्केट को शांत करने के लिए जो सख्त फिस्कल रूल पकड़ा था, वही अब उनकी अपनी पार्टी से टकरा रहा है। अखबार इसे सरकार का खुद बनाया हुआ संकट कहता है। संपादकीय ये भी कहता है कि इस पेचीदगी के बावजूद समाधान मौजूद है और ऐसे समाधान जो समाज पर बोझ नहीं डालते। बैंक ऑफ इंग्लैंड की उन व्यवस्थाओं में बदलाव जिससे बैंकों को ऊंची ब्याज दरों पर भारी कमाई हो रही है। क्वांटिटेटिव ईजिंग के घाटों पर सरकार की गारंटी खत्म करना और बैंकों के अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स, ये सब कदम अरबों पाउंड बचा सकते हैं और बजट पर दबाव घटा सकते हैं। गार्जियन का तर्क है कि समस्या मुश्किल नहीं, राजनीतिक कल्पनाशीलता की कमी है। अंत में अखबार कहता है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को बॉन्ड मार्केट के डर से बाहर आना होगा। अभी की नेतृत्व टीम वो हिम्मत नहीं दिखा रही, लेकिन भविष्य का लेबर नेतृत्व शायद इस डर को तोड़ सके। संपादकीय का सार ये है कि वर्तमान विवाद असल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक हिचक और बाजार के दबाव का खेल है और इससे निकलने के रास्ते मौजूद हैं, बशर्ते सरकार उन्हें देखने का साहस दिखाए। लेट्स माइक। आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में यूरोप के सामने खड़ी एक जियो पॉलिटिकल चुनौती को बहुत साफ शब्दों में समझाया गया है। लेख कहता है आज यूक्रेन की लड़ाई का असली फैसला सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि पैसों की राजनीति में हो रहा है और ये फैसला अब वॉशिंगटन नहीं, बल्कि यूरोप को खुद लेना होगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द किसी भी तरह खत्म करना चाहता है, भले ही इसका मतलब ये क्यों ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कब्जे के जरिए सीमा बदलने जैसे सिद्धांतों की अनदेखी कर दी जाए। लेख कहता है यूरोप के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं है, बल्कि उसकी खुद की सुरक्षा, उसकी सीमाओं और उसके भविष्य से जुड़ा सवाल है। रूस को रोके रखना और यूक्रेन को राजनीतिक व आर्थिक रूप से स्थिर रखना यूरोप की सुरक्षा के केंद्र में है। भले ही यूरोपीय देश अब ज्यादा खर्च कर रहे हों और यूक्रेन को अमेरिका से भी ज्यादा सैन्य मदद दे चुके हों, मगर ये सब अमेरिकी फंडिंग रुकने की भरपाई नहीं कर पा रहा। युद्ध, सरकारी खर्च और पुनर्निर्माण, तीनों के लिए यूक्रेन को लगातार पैसे चाहिए और वर्ल्ड बैंक पहले ही बता चुका है कि पुनर्निर्माण का बिल 500 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। यही वजह है कि लेख यूरोप को एक सीधा और कड़ा कदम उठाने की सलाह देता है। रूस की वो 200 अरब यूरो से ज्यादा की संपत्ति जो यूरोप में 2022 से जमी है,
उसे सीधा जब्त कर लिया जाए और यूक्रेन की मदद में लगाया जाए। बेल्जियम आधारित यूरो क्लियर में पड़े 185 अरब यूरो और बाकी रकम यूरोप तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। ये पैसे वही हैं जिनके ब्याज पर पहले 50 अरब डॉलर का कर्ज पैकेज बनाया गया था। यूरोप में ये बहस महीनों से चल रही है, लेकिन बेल्जियम की झिझक और रूस की कानूनी धमकियों के कारण फैसला लटका हुआ है। लेख याद दिलाता है कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की संपत्तियां अमेरिका ने जब्त की थी। रूस की कानूनी दलीलें भी कमजोर हैं, क्योंकि यूरोपीय अदालतें पहले ही कई मामलों में रूस के खिलाफ भारी रकम के फैसले दे चुकी हैं और रूस ने जरूरत पड़ने पर यह रकम चुकाई भी है। लेख का मूल संदेश ये है, यूरोप के पास ताकत भी है, पैसा भी है और कानूनी आधार भी, बस राजनीतिक हिम्मत की कमी है। हर महीने की देरी यूरोप को कमजोर बनाती है और अमेरिका को, खासकर ट्रंप प्रशासन को, ऐसा सौदा करने का मौका देती है जो यूरोप के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक ट्रॉमा सर्जन बेहद साफ शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कारों से डरने की बजाय हमें उन्हें एक जीवन रक्षक तकनीक के तौर पर देखना चाहिए। लेख की शुरुआत एक दर्दनाक घटना से होती है, एक किशोर की मौत जो सड़क हादसे में उछलकर बाहर गिर गया था। डॉक्टर कहते हैं ऐसी मौतें रोज होती हैं और हम इन्हें लगभग सामान्य मान चुके हैं। लेकिन इसी बीच वायमो कंपनी ने जो 100 मिलियन ड्राइवरलेस मील का बड़ा डेटा जारी किया, उसने डॉक्टर को चौंका दिया, क्योंकि मशीनें इंसानों की तुलना में दुर्घटनाएं कई गुना कम कर रही हैं। डेटा के मुताबिक वही रास्तों पर चलती हुई वायमो की कारें इंसानों की तुलना में 91% कम गंभीर हादसों में और 80% कम चोट वाले हादसों में शामिल थीं। खास बात यह है कि चौराहों पर जहां सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, ये टेक्नोलॉजी 96% सुरक्षित निकली। डॉक्टर इसे किसी टेक स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ ब्रेकथ्रू की तरह देखते हैं। उनका कहना है, मशीन नशे में नहीं होती, फोन नहीं देखती, थकती नहीं और नियमों को लगातार मानती है। इसलिए हादसे वैसे ही घटेंगे जैसे वैक्सीन आने के बाद बीमारियां घटी। वो साफ कहते हैं, वायमो की कुछ तकनीकी गड़बड़ियां जरूर हैं, जैसे गाड़ी का बार बार चक्कर लगाना या धीमी गति से खंबे से टकरा जाना। लेकिन गंभीर हादसों में जो मौतें हुई, वो सब मानव चालित कारों की गलती से हुई। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि गाड़ियां अचानक ब्रेक मारती हैं, लेकिन डेटा बताता है इनसे पीछे से टक्कर वाले हादसे तक कम होते हैं। डॉक्टर एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क रखते हैं। हर साल करीब 39,000 मौतें, लाखों जख्मी और $1 ट्रिलियन का सामाजिक आर्थिक बोझ। अगर कोई तकनीक इस नुकसान को बड़े पैमाने पर घटा सकती है, तो इसे अपनाना नैतिक जरूरत हो जाता है। वो स्पष्ट करते हैं कि बात ये नहीं कि कल से हर कार बदल दी जाए। टेक्नोलॉजी अभी महंगी है और वायमो निजी खरीद के लिए उपलब्ध भी नहीं। साथ ही कई लोग ड्राइविंग का आनंद भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आखिर में लेख का मुख्य संदेश यही है, अगर तकनीक साबित कर दे कि वो इंसान से कहीं ज्यादा सुरक्षित चला सकती है, तो हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not